Hello, I know you're excited because today is your last class of GST for CS and CMA students. Before that, let me show you that our study material and ebook is complete. Now, if you are referring to this ebook, then there are a couple of points which needs to be kept in mind. सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो ई बुक है ये एक समरी ई बुक है. दैट मीन्स कि अगर आप इसको रिवीजन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, अगर आप इसे प्रोविजन और कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूज़ करते हैं, देन इट इज़ परफेक्टली फाइन. इट कवर्स ऑलमोस्ट 95% ऑफ द सिलेबस ऑफ CA, CS एंड CMA. मोर देन 95%. ऑल द टॉपिक सारे कवर होते हैं, सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं, बट उसके बाद भी अगर कोई छोटे मोटे पॉइंट, इररिलेवेंट चीज़ें अगर हमने कुछ छोड़ी हो बहुत ही रेयरेस्ट इन द रेयरेस्ट सिचुएशन, तो उसे हटाकर भी मैं बोलता हूँ कि 95% से ज़्यादा हमने जो है कवरेज करी है. यानी ऐसा हमने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जो इंपॉर्टेंट है, और जितने भी टॉपिक करें वो ऑलमोस्ट आपके स्टडी मटेरियल के 95% चीज़ें कवर करती है. अब जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट और प्रोविजंस की बात कर रहा हूँ. यानी अगर आपने ये सारी अंडरस्टैंडिंग ले ली है तो उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल से कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्टडी मटेरियल को रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. क्योंकि जो चीज़ें हमने करी है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, थियोरेटिकल भी है. आपको इसके साथ जो है क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं. वैसे तो CA के मैंने जितने भी क्वेश्चन है मटेरियल के वो मैंने करा दिए, CMA के वैल्यूएशन के चैप्टर के करा दिए, और कुछ बीच में भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे जब मटेरियल को गो थ्रू किया था. तो वो सारी चीज़ें जो हमने कर ली है उसमें मैंने आपके बुक में नहीं बट बुक के बाद जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने सब कुछ कवर कराया है. तो उसके साथ जो है अगर आप वो सारी चीज़ें भी अटेंड करते हैं तो उसके साथ जो है आपको खुद से जो है एक बार स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए, और ज़्यादा मन करे तो आपको पास्ट ईयर का 1 या 2 अटेम्प्ट का पेपर जो है देख लेना चाहिए. रिवीजन के बाद ये हो जाएगी आपकी पूरी तैयारी एग्जामिनेशन लाने के लिए और बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए. CS और CMA के टॉपिक्स मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन रूल्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड जो है मैंने यहाँ नोट्स में डाल दिए, हालांकि हमने स्टडी मटेरियल से पढ़ा था. GST ऑडिट मैंने डाल दिया है, TDS TCS के प्रोविजन हमने इसी से पढ़े थे वो मैंने डाल दिया, और लास्ट आज का कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट अंडर GST. तो पेज नंबर 113 पे चलते हैं और मैचिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ के आपकी आज की क्लास और ये पूरा GST का कोर्स को कंप्लीट करते हैं. दोस्तों, अगर आप CS और CMA के स्टूडेंट्स हैं और आपने मेरी लेटेस्ट बैच अटेंड नहीं किया है तो आप चाहें तो कर सकते हैं बहुत ही आराम से हमारी वेबसाइट पे, हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे, जहाँ पूरा बैच आ रहा है. इस पूरे मटेरियल का सब कुछ कवर्ड है, और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके स्टडी मटेरियल से कवर्ड हैं CS और CMA वाले स्टूडेंट्स के. तो CA का तो पूरा हमने कवर कर ही लिया है यहाँ से, और CS CMA वालों का भी पूरा कवर कर लिया है. तो लास्ट वाला आपका टॉपिक है आपका पेज नंबर 118 पे, और मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो कि CA के सिलेबस से हटा दिया गया है. 118 नहीं है, मैं ज़्यादा आगे चले गया 113 है. पता नहीं मुझे सपना आया कि मैं 118 लिख बैठा. अच्छा, यहाँ से मैंने 18 पढ़ लिया. अच्छा, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप देना चाहता हूँ अपने रिटर्न वाले चैप्टर का, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो रिटर्न वाले चैप्टर से लिंक्ड है. आपको तो पता ही है GST में जो है बहुत सारी टाइप की रिटर्न्स होती है. यानी कि जो भी बंदों ने सप्लाई करी है, कुछ सामान खरीदा है, तो खरीदने पर GST पे किया था, जो कि बंदे को पे किया था जिससे भी सामान खरीदा था, और उसने गवर्नमेंट को जमा कराया था. और बेचने पर हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और वो हम गवर्नमेंट को जमा कराते हैं. तो ये जो आप कस्टमर से कलेक्ट करते हैं उसे आउटवर्ड बोलते हैं, सप्लाई आपने करी, और जो सामान खरीदते हैं उसे इनवर्ड बोलते हैं. रिटर्न में जो है हम ये सारा डेटा जो है गवर्नमेंट को शो करते हैं, जो कि मंथली या क्वार्टरली रिटर्न जाती है. तो यहाँ पर बताया गया है क्वार्टरली मतलब जो कॉम्पोजिशन फॉलो करते हैं उनके लिए एक अलग प्रोविजन है, बाकी सबके लिए मंथली रिटर्न होती है. तो आपको ये डिटेल्स देनी होती है रिटर्न्स में, और रिटर्न्स का प्रोसीजर जो हमने पढ़ा था वहाँ बताया था मैंने आपको कि जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है उस सब की डिटेल आप GSTR 1 में देंगे, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न नंबर 1 में देंगे. और हर महीने की जो रिटर्न होगी वो उसके अगले महीने की 10 तारीख तक सबमिट करी जाएगी. 10 तक अगर सबमिट नहीं होती है इसका मतलब आप डीले हो गए, और डीले अगर आप हो गए हैं तो आप 11 से लेकर 15 तक सबमिट नहीं कर सकते हैं. वो विंडो फ्रीज हो जाएगी एंड नो न्यू रिटर्न कैन बी सबमिटेड. GSTR 1 कैन नॉट बी सबमिटेड. अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं भी है तो भी आप नील रिटर्न ज़रूर भरेंगे,
और अभी तो आई थिंक गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी जारी करी है जिसमें आप SMS के थ्रू भी नील रिटर्न भर सकते हैं। तो एक मैसेज करना है, मान लिया जाएगा रिटर्न भर लिया है, प्रोवाइडेड आपकी नील रिटर्न हो। जैसे ही आपकी GSTR 1 की ड्यू डेट खत्म होती है, यानी 10 तारीख खत्म होती है अगले महीने की, तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अपनी आउटवर्ड सप्लाई में भरी है कि आपने किसी को सप्लाई किया, वो डिटेल सामने वाले को जो है GSTR 2A में पहुंच जाएगी ऑटोमेटिकली, और वो उसे वेरीफाई करेगा कि भैया हाँ ये सारा जो इनपुट है ये मैं ले सकता हूँ, क्योंकि सामने वाला कह रहा है कि उसने मुझे सप्लाई किया है। तो अगर सामने वाले ने मुझे सप्लाई करा है और मुझसे GST कलेक्ट करा है और वो अपने आउटवर्ड सप्लाई में दिखाकर उसे गवर्नमेंट को पे करने वाला है, तो मैं उसका इनपुट ले सकता हूँ। गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल गया उसका इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर इनपुट मैं ले सकता हूँ। Recipient is allowed to add, correct or delete the information received by him while submitting his GSTR2 up to 15th of the month. GSTR1 आप जो है 10 तारीख तक भरते हैं, उसके बाद 11 से 15 तक आप कुछ नहीं करते, क्योंकि आप 11 से 15 तक जो GSTR2 है आपको ऑटोमेटिक जनरेट होकर मिलती है तुरंत अगले दिन। जैसे ही GSTR1 की डेट जाती है अगले दिन आपको GSTR2 ऑटोमेटिक मिल जाती है कि इतना आप इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि सामने वाला कह रहा है उसने आपको सप्लाई किया है। उसके मदद से आप GSTR2 अपनी भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि सामने वाले ने सारी डिटेल आपकी शो कर दी हो सकता है आपने कुछ सामान तो खरीदा बट सामने वाले ने दिखाया ना हो। यहाँ पर मैचिंग और मिसमैचिंग जो है हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, आप उसमें कुछ ऐड, करेक्ट, उसको डिलीट कर सकते हैं, भैया ये करेक्शन की ज़रूरत है, और अपनी GSTR2 यानी कि इनवर्ड सप्लाई की डिटेल को भर सकते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन इन GSTR2A उसे वेरीफाई करेगा, ओके है, मॉडिफाई करेगा, डिलीट करेगा या इंक्लूड करेगा। भाई ये तो रिटेल रह गई है, मैंने ये भी परचेज करा, इस बंदे से परचेज करा, ये सप्लायर था, इसको मैंने GST पे भी किया, बट ये शो क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? शायद उसने पे नहीं किया होगा, शायद उसने दिखाया नहीं होगा डिटेल में, है ना। तो वो आप जो है अपनी GSTR2 भरते हैं, यानी कि इनवर्ड सप्लाई की डिटेल भरते हैं। GSTR2 जो है वो आप 10 से लेकर 15 तक के बीच में भरेंगे अगले महीने की डेफिनेटली, और जो मॉडिफिकेशन आपको करने वो आप मॉडिफिकेशन कर लेंगे। जो भी मॉडिफिकेशंस आपने करे हैं, मॉडिफिकेशन का मतलब सामने वाले ने दिखाया नहीं बट आप कह रहे नहीं ये तो मैंने खरीदा है। सब लोगों ने पहले अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल भर ली, उसके बेस पर जिन जिन का नाम उन्होंने भरा उन्हें जो है ऑटोमेटिक GSTR2A में डिटेल्स मिल गई। अब जब उन्हें डिटेल मिली तो उन्होंने कहा यार ये तो हमने सामान खरीदा बट दिखाया नहीं, यहाँ पे उस बंदे ने शो नहीं करा, तो वो अपनी GSTR2 में उसको शो करेंगे, और जो भी मॉडिफिकेशंस होगी जिससे भी उन्होंने सामान खरीदा बट दिखाया नहीं गया, वो मॉडिफिकेशंस GSTR1A में उस बंदे तक पहुंच जाएगी। तो ये आप कह रहे हैं, सामने वाला कह रहा है मैंने नहीं दिया, आप कह रहे हैं नहीं मैंने तो ये खरीदा है, इस पर GST पे करा, इसका इनपुट लूंगा, तो यहाँ पर विवाद हो रहा है। तो यहाँ पर तभी लिखा हुआ था कि प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ होगा, जो मैंने रिटर्न के चैप्टर में बताया था, सब्जेक्ट टू फाइनल मैचिंग। तो फाइनल मैचिंग बाद में होगी। 15 तारीख के बाद आप GSTR3 भरते हैं या 3B भरते हैं, जो आजकल चल रही है समरी फॉर्मेट में, और इसे 20 तारीख तक भरना होता है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिटर्न के चैप्टर में हम कर चुके हैं। जो भी आप भरते हैं रिटर्न के बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, लाइबिलिटी लेजर अपडेट हो जाता है। अब सवाल आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट का, कि भैया रिटर्न तो भर दी, सामने वाले ने बोला मैंने सप्लाई नहीं किया, आपने कहा नहीं मैंने तो ये सप्लाई मेरे को हुई है, मैंने GST पे किया है, आपने उसका इनपुट भी ले लिया, तो प्रोविजनली अलाउ हो गया है। वेरीफाई होना बाकी है, क्योंकि एक पार्टी कह रही है मैंने नहीं दिया, दूसरी पार्टी कह रही है नहीं मैंने तो खरीदा है, GST पे भी किया है। यहाँ प्रॉब्लम है। तो यहाँ मैचिंग कॉन्सेप्ट लगता है सेक्शन नंबर 42-43। जो भी डिटेल है इनवर्ड सप्लाई की, जो भी रेसिपिएंट बोलेगा उसे GSTR3 भरने के बाद फिर मैच किया जाएगा। फाइनल रिटर्न हो गई, सामने वाले ने अपनी बात कह दी कि भाई मैंने ये सप्लाई करा है, आप तक डिटेल पहुंच गई 2A में, आपने अपनी बात कह दी कि नहीं नहीं भाई मैंने तो ये सारा सामान खरीदा है, ये नहीं खरीदा है, गलत डिटेल आ रही है, आपने मॉडिफाई कर दिया, तो वो मॉडिफिकेशंस 1A में, GSTR1A में सामने वाली पार्टी तक पहुंच गई। अब दोनों ने अपनी GSTR3 भर दी और प्रोविजनल बेसिस पे दोनों को अलाउ हो गया। बट अभी जो है फाइनल एडजस्टमेंट नहीं हुई है, फाइनल चेकिंग नहीं हुई है, वो चेकिंग अब होगी। जो भी इनवर्ड सप्लाई है वो GSTR3 भरने के बाद वो एक एक जो है आउटवर्ड सप्लाई से चेक होगी। आप कहते हैं आपने इनवर्ड जो है करी है, तो सामने वाले ने आउटवर्ड करी होगी, शो किया होगा, तभी तो आप इन्वर्ट कर सकते हैं। आपने इंपोर्ट किया तो IGST पे किया होगा, इनपुट ले लेना।
बट पहले चेक कर लो कि वो कस्टम अथॉरिटीज ने जो है दिखाया नहीं दिखाया। इंपोर्ट की डिटेल से मैच कर लो। अगर आपने आईटीसी का डुप्लीकेट क्लेम कर लिया, एक ही बिल को 2 बार लिख दिया है, चेक कर लो। ये सारी चीजें चेक बाद में होती है। डिटेल्स मैच्ड, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर है सप्लायर का, रेसिपिएंट का इनवॉइस डेबिट नोट नंबर है, इनवॉइस और डेबिट नोट डेट है, टैक्स अमाउंट है, ये सारी चीजें जो है मैच होती है। किससे मैच होती है? जो डिटेल आप बता रहे हैं और जो सामने वाला बता रहा है। जो भी क्लेम होगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस डेबिट नोट जो आपने जीएसटीआर 2 में भरा और जो रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2A विदाउट अमेंडमेंट शैल बी ट्रीटेड एज मैच्ड इफ द कॉरस्पॉन्डिंग सप्लायर हैज फर्निश्ड अ वैलिड रिटर्न। इसका मतलब ये है कि जो भी बंदे ने पहले आउटवर्ड सप्लाई में डिटेल भेजी अपनी जीएसटीआर 1 में, वो सभी डिटेल आपको जीएसटीआर 2A के फॉर्म में मिल गई। अगर आपने जीएसटीआर 2A के बेस पर अपनी जीएसटीआर 2 में डिटेल डाल ली, जो फाइनल इनवर्ड सप्लाई की डिटेल है, तो मान लिया जाएगा कि जो सामने वाला कह रहा है और जो आप मान रही हैं इनवर्ड आया है, दोनों अगर सेम है तो उस चीज को मैच्ड मान लेंगे, प्रोवाइडेड सप्लायर ने अपनी फाइनल रिटर्न भर दी हो, वैलिड रिटर्न जीएसटीआर 3 भर दी हो। तो यहां तक की बात क्लियर है आपको? मान लिया जाएगा ना, सामने वाला कह रहा है मैंने सप्लाई किया, आप कह रहे हैं हाँ मैंने ये सप्लाई लिया, तो वो मैच हो जाएगा। Claim of input tax credit shall be considered as matched where the amount of input tax credit claimed is equal to or less than the output tax paid on such tax invoice or debit note by the corresponding supplier। सामने वाला कह रहा है मैंने आपको 1000 रुपए का जो है जीएसटी बनता था जो माल बेचा, आप कहते हैं नहीं इस पे तो 500 का ही मैंने पे किया। अगर आप कम जीएसटी क्लेम कर रहे हैं, वो कहेंगे ठीक है मैच्ड है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को फायदा है। जब सामने वाला कह रहा है 1000 का दिया, आप 1000 क्लेम कर सकते हो ना, आप कम कर रहे हो, मैचिंग यहां भी नहीं हुई है, बट उसे मैच मान लेंगे। अब बाकी बची और बाकी ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो जो मैच हो गई वो तो मैच हो गई, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आता है जो मैच नहीं हुई, तो क्या मैच नहीं हुई सर बताइए, क्या मैच नहीं हुई? जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने डुप्लीकेट ले लिया है, तो ये जो मिसमैच का जो कम्युनिकेशन है वो आपका 2 अलग फॉर्म में कम्युनिकेट किया जाता है और उन फॉर्म का नाम है जीएसटी MIS 1। क्या कम्युनिकेट करा जाएगा? जहां पे दिक्कत है, जहां प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है सर? भाई पहले तो जो बंदा सामने वाला दे रहा है और आप जो शो कर रहे हैं वो आपस में कम्युनिकेट हुआ है। अब दोनों ने अपनी जो है चीजें कर ली है, अपनी फाइनल रिटर्न जो है जीएसटीआर 3 वाली जो है वो भर दी है हर महीने की जो होती है। अब जो चीजें जो है मैच हो गई, उसे तो मान लिया जाएगा मैच हो गई, दोनों ने शो कर दिया, मैच हो गया। आपने डुप्लीकेट इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया तो उसे शो किया जाएगा भैया ये गलत है। ट्रांजैक्शन वेयर क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज हायर देन द आउटपुट टैक्स क्रेडिट, हायर देन द आउटपुट टैक्स। सामने वाला कहता है 500 रुपए जो है मैंने पे करे जीएसटी के, क्योंकि आपने मुझे 500 ही दिए थे, बट आप कहते हैं नहीं इस पे तो 1000 रुपए का जीएसटी बना था, तो मैं 1000 रुपए क्लेम करूंगा। तो यहां मिसमैच हो गया। तो ये जो है अगर मिसमैच रहेगा उसे shall be added to the output tax liability of the recipient। रेसिपिएंट यानी जो 500 रुपए का मिसमैच हो गया वो 500 रुपए इसके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि मैच नहीं हुआ ना, सामने वाला मना कर रहा है, आप मान रहे हैं। फाइनल आपने जो है अपनी मंथ की रिटर्न भी भर दी तब भी मैच नहीं हुआ। जो मैच हो गया वो मान लेंगे मैच्ड है। कम क्लेम करोगे मान लेंगे मैच्ड है, ज्यादा क्लेम करोगे और सामने वाला मना कर रहा है अभी वो अनमैच्ड है, आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। Transactions where the claim of input tax credit is higher than the output tax as declared by the supplier because the supplier has not furnished a particular transaction। सप्लायर ने ट्रांजेक्शन दिखाई नहीं और आप कह रहे हैं तो मैंने खरीदा है। अब पहले भी कम्युनिकेट हो गया, मिसमैच था, फाइनल दोनों ने भर दी रिटर्न तब भी जो है मिसमैच हो रहा है, तो वो जो है आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में एक बार तो ऐड कर दिया जाएगा। जो भी डिस्क्रिपेंसी है इनपुट टैक्स क्रेडिट में और जो भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में एडिशन अभी ये करी है, ये सभी चीज़ें उसे बताई जाएगी भैया देखो ये गड़बड़ी आई है, आप जो कह रहे हैं वो सामने वाला नहीं कह रहा है और दोनों ने अपनी मंथ की रिटर्न फाइनल वाली भर दी है जीएसटीआर 3, तो उस हिसाब से जो है ये डिस्क्रिपेंसी आपको जीएसटी MIS 1 में कम्युनिकेट कर दी जाएगी कॉमन पोर्टल के थ्रू।
और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच द मैचिंग हैज बीन कैरिड आउट। जब भी मैचिंग का प्रोसेस होगा सिस्टम ऑटोमेटिक करता है, एक एक का गवर्नमेंट चेक तो नहीं करती है, सिस्टम में सब कुछ हो गया। और जो एरर्स आए, जो दिक्कत आई, डुप्लीकेशन थी, सामने वाले ने नहीं दिखाया, कम दिखाया और आप ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं, वो सब जो है GST MIS 1 में कम्युनिकेट हो जाएगा। द डिस्क्रिपेंसी शेल बी कम्युनिकेटेड टू सप्लायर, और सप्लायर को यही डिस्क्रिपेंसीज जो हैं GST MIS 2 में कम्युनिकेट होगी। भैया सामने वाला पार्टी कह रहा है कि ये उसे मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, उसने आपसे खरीदा है, आपको टैक्स दिया है, आप मना कर रहे हो, वो डिस्क्रिपेंसी भी कम्युनिकेट हो जाएगी। द क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स पीरियड विच हैज बीन कम्युनिकेटेड as mismatched but is found to be matched after rectification by the supplier or recipient। अब दोनों को कम्युनिकेट हो गया तो जाहिर सी बात है दोनों आपस में बात करेंगे, क्योंकि उनके ट्रेड रिलेशन अच्छे हैं, आपस में धंधा करते हैं भाई। एक बंदे से गलती हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, हो सकता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट की गलती हुई हो, अब दोनों कम्युनिकेट करेंगे डिटेल आने के बाद। उसके बाद अगर वो ठीक कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं दोनों में से एक भी पार्टी, तो यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, राइट। And made available online to the person making such claim inform GST MIS 1 through common portal। मतलब उसे मान लिया जाएगा कि ये फाइनली एक्सेप्ट हो गया है, दोनों ने एग्री कर लिया है। अगर रेसिपिएंट और सप्लायर ने रेक्टिफाई कर लिया एरर, द इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई विल बी मैच एंड द क्रेडिट विल फाइनल बी एक्सेप्टेड। तो दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है, दोनों ने एग्री कर लिया है, तो वो भी आपका मैच्ड मान लिया जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं हम डिस्क्रिपेंसी नॉट रेक्टिफाइड। यहाँ मेन मुद्दा आता है सेक्शन 42 का सब सेक्शन 5 रेड विद रूल नंबर 71 सब रूल 4। मान ही नहीं रहे हैं दोनों। सप्लायर रेसिपिएंट डज नॉट रेक्टिफाई द डिस्क्रिपेंसी। जो एरर आए, एक बंदा कह रहा है मैंने लिया, दूसरा मना कर रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, क्या होगा? द अमाउंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी शैल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रेसिपिएंट इन हिज रिटर्न टू बी फर्निश्ड इन GSTR 3 फॉर द मंथ सक्सीडिंग द मंथ इन विच डिस्क्रिपेंसी इज मेड अवेलेबल। तो ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया ना कि अगर डिस्क्रिपेंसीज रहती है, इश्यूज रहते हैं तो क्या होगा, वो हमने पहले ही हमने यहाँ पे चार्ट में देख लिया। क्या होगा अगर डिस्क्रिपेंसी रहती है, मैच नहीं होता, तो सामने वाले बंदे की रेसिपिएंट की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये कि सप्लायर ने कहा कि मैंने तो आपको 500 रुपये का जो है GST जमा कराया गवर्नमेंट का, आपसे मैंने 500 रुपये का GST लिया था। रेसिपिएंट कह रहे नहीं मैंने तो 1000 रुपये का जो है लिया था, तो उन्होंने भर दिया। पहले कम्युनिकेट हुआ, फाइनल रिटर्न में दोनों ने भर दिया, मंथ की जो रिटर्न थी भर दिया। उसके बाद ये MIS 1 MIS 2 में दोनों को कम्युनिकेट हुआ, दोनों की रजामंदी नहीं हुई। तो जब ये कह रहे हैं मैंने 500 ही जमा कराए हैं, तो गवर्नमेंट तो कहेगी ना कि भाई मेरे पास तो 500 ही आए हैं, मैं तुम्हें 1000 का क्रेडिट क्यों दूँ। तो ये बाकी का जो बैलेंस 500 रुपये है वो आपकी आउटपुट टैक्स में ऐड हो जाएगा। जो भी महीना होगा उसके अगले महीने में ऐड हो जाएगा। जिस भी महीने में डिस्क्रिपेंसी बताई जाएगी उसके अगले महीने में 500 रुपये आउटपुट टैक्स में ऐड कर देंगे। भैया देखो सामने वाले ने 500 मुझे पे करें, तुम्हें क्रेडिट भी 500 का मिलेगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल इट इज hereby clarified, it is hereby declared that rectification by a supplier means adding or correcting the details of an outward supply in his valid return so as to match the detail of the corresponding inward supply declared by the recipient। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कि रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है। रेक्टिफिकेशन का मतलब ठीक करना होता है। रेक्टिफिकेशन बाय सप्लायर का मतलब है कि भाई जो रेसिपिएंट कह रहा है वो तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसने अपने अगले महीने के रिटर्न में 500 रुपये और ऐड कर दिए, तो 500 रुपये ऐड करके गवर्नमेंट को 500 जरूर देगा वो रिटर्न के हिसाब से, तो इसे जो है 1000 रुपये पूरे अलाउ हो जाएंगे। रेक्टिफिकेशन बाय सप्लायर ये है कि अपने 1000 को 500 रुपये कर दे, है ना, तो भी मैच हो गया। तो दोनों में से कुछ भी करेक्ट करेगा कोई भी बंदा तो यानी कि ठीक हो गया, मैच हो गया। नहीं करेगा तो भैया रेसिपिएंट की आउटवर्ड में ऐड कर देंगे। गवर्नमेंट को मिला नहीं, गवर्नमेंट को क्या करना है, एक कह रहा है या दूसरा कह रहा है नहीं, गवर्नमेंट कह रहा है हमें हेडेक नहीं लेना इससे। आप देखो अपना क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द सेम इनवॉइस मोर देन वंस, कई बार होता है। इनवॉइस है कि उसकी एंट्री 2 बार कर दी है तो डबल क्लेम मिल गया। उस केस में क्या होगा? उस केस में जो भी होगा हम कम्युनिकेट कर देंगे और डेफिनेटली अगले महीने की जो है रिटर्न में उसे करेक्ट कर देंगे। कम्युनिकेशन जो है MIS 1 में होता है, फॉर्म का नाम है और कुछ नहीं है। फॉर्म का फॉर्मेट अगर देखना है तो गूगल कर लेना, तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा कि फॉर्म का कैसे वो फॉर्म डिज़ाइन हो रखा है। वो GST के पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। अगर आप दफ्तर जाते हैं और क्लाइंट प्लेस पे रहते हैं, ये वाला काम करते हैं GST का, तो आप ज़रूर डाउनलोड करके देखिएगा। फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कम्युनिकेशन देयरऑफ। ये फाइनल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है?
देखिए रूल 70 बोलता है क्लेम ऑफ इनपुट इज क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट रिलेटिंग टू इनवर्ट सप्लाई रिसीव बाय द रेसिपिएंट मैच्ड विद द डिटेल्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट सप्लाई डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर. Input is credit is finally accepted and report shall be communicated electronically to the registered person making such claim in form GST MIS 1 through common portal. सर ये चीज़ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके. जी हाँ, हम ऑलरेडी पढ़ चुके, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये पहली बार आपकी ई बुक बनाई है. मतलब ई बुक में जो टॉपिक्स है पहली बार डाले हैं, तो आपके मटेरियल का ही जो है पार्ट है जिसमें रेपिटेशन ज़्यादा है. हम इसे और कट शॉर्ट करेंगे और एक एग्जाम्पल भी ऐड करेंगे फ्यूचर में नेक्स्ट एडिशन में, ताकि हम पढ़ाई कम से कम करें और कॉन्सेप्ट सारे के सारे हम कवर करें. तो ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, उसे डिटेल में लिखा हुआ है, सेक्शन का रेफरेंस देकर लिखा हुआ है. अमाउंट क्लेम्ड एज इनपुट इज क्रेडिट दैट इज फाउंड टू बी इन एक्सेस ऑफ द एक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ क्लेम्स. डुप्लीकेट क्लेम कर लिया तो एक ज़्यादा क्लेम कर लिया, ज़्यादा इनपुट ले लिया, उसे आउटपुट में ऐड कर दो. इनपुट रिवर्स करने का मतलब जीएसटी में आउटपुट टैक्स में ऐड करना है. इस बात को आप गांठ बांध के याद रख लो. अगला पॉइंट कहता है 42(7) बोलता है, सेक्शन नंबर याद करने की अभी कोई जरूरत है नहीं. रेसिपिएंट शैल बी एलिजिबल टू रिड्यूस फ्रॉम हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी द अमाउंट एडेड अंडर सबसेक्शन 5. सबसेक्शन 5 कौन सा है जी? सबसेक्शन 5 आ रहा है यहाँ पे, ये रहा सबसेक्शन 5. डिस्क्रिपेंसीज नॉट रेक्टिफाइड ऐड कर दिया था, ठीक है जी. आउटपुट टैक्स से रिड्यूस कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? अगर सप्लायर जो है उसे अलाउ कर ले, अपनी रिटर्न में जो है स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में अलाउ कर ले. समझ रहे हैं आप? मतलब कि मैचिंग नहीं हुई. इसने बोला 500 रुपये का मैंने जो है, सप्लायर ने बोला 500 रुपये मुझे मिले जीएसटी के, मैंने जमा करा दिए. रेसिपिएंट बोलते मैंने तो 1000 दिए थे इस पे, तो मैच नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो क्या होगा? 500 रुपये से इसने ज़्यादा क्रेडिट ले लिया ना, तो वो उसे आउटपुट में ऐड करना पड़ेगा. अब मान लेते हैं ये जब आउटपुट में ऐड कर रहा है तब इसने सोचा यार नहीं मुझसे ही गलती हुई है, इसने करेक्ट कर लिया और इसने उस 500 में 500 और ऐड कर दिया और बोला नहीं 1000 रुपये का ही आउटपुट टैक्स था मेरा. तो उस केस में 500 रुपये का जो इसका आउटपुट में ऐड हुआ था उसे हम हटा देंगे, उसे रिड्यूस कर देंगे कि भाई तू भी सही है. मतलब अल्टीमेटली मैचिंग हो रही है, कुछ नहीं है. एक बंदा बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, दोनों की मैचिंग हो रही है, वही काम चल रहा है. सेक्शन 42(8) बोलता है अ रेसिपिएंट इन हुज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एनी अमाउंट हैज बीन एडेड. मतलब रेसिपिएंट जिसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कुछ अमाउंट को ऐड किया गया है, उसे उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना होगा. तूने ज़्यादा क्लेम कर लिया, इनपुट नहीं करता तो गवर्नमेंट को वो पैसा जाता, जितना लेट हुआ उसका इंटरेस्ट देना होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कितना इंटरेस्ट देना होता है हमने ऑलरेडी कर लिया है. कम टैक्स पे करते हो तो इंटरेस्ट देना होता है, ज़्यादा इनपुट लेते हो तो देना होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. पेमेंट ऑफ टैक्स में देख लेना, वहाँ से हो जाएगा. वेयर एनी रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स, जहाँ पर रिडक्शन एक्सेप्ट कर ली जाती है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, तो जो इंटरेस्ट पे किया गया है वो रिफंड कर दिया जाएगा. जैसा अभी मैंने बताया, आउटपुट टैक्स में ऐड कर दिया, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट भी देना होगा. सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, वो जीएसटी दे देगा, तो आपको जो है जो इंटरेस्ट आपने पे करा है वो रिफंड हो जाएगा. प्रोवाइडेड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड इन केस शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द सप्लायर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब यार, मतलब वही बात है ना यार, ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझाऊं? मैं समझा दिया वैसे, एग्जाम्पल बार बार मैंने दे दिया है, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ. सप्लायर ने 500 रुपये दिखाया है, रेसिपिएंट 1000 बोल रहा है. एग्रीमेंट नहीं हुआ तो 500 रुपये इसमें ऐड होंगे, इंटरेस्ट भी लिया जाएगा रेसिपिएंट से. फ्यूचर में अगर इसने 500 रुपये और ऐड कर दिए कि हाँ मुझसे ही गलती हुई है, 500 का दिखाया था, ये 1000 का, मतलब जीएसटी जो है 1000 रुपये पे हुआ था, तो ये जो सप्लायर है ये डेफिनेटली इंटरेस्ट भी देगा उसके ऊपर, क्योंकि इससे डिले हो गया है. और जो आपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर दिया वो आपको रिफंड हो जाएगा, बट वो इस इंटरेस्ट से ज़्यादा रिफंड नहीं होगा. ये बात यहाँ लिखी है, ये बात यहाँ लिखी है. अमाउंट रिड्यूस फ्रॉम द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 7. सबसेक्शन 7 कौन सा है? ये वाला है. तो जब आप सबसेक्शन 7 पढ़ें तो आप देख लें किस बात की बात कर रहा है. अगर सप्लायर डिक्लेयर कर देता है तो रेसिपिएंट उसे रिड्यूस कर सकता है, उसकी बात कर रहा है. अगर आपने रिड्यूस कर लिया आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब कि सप्लायर ने, मान लेते हैं कि उसने तो एग्री नहीं किया, उसके बाद भी आपने नहीं रिड्यूस कर लिया, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिटर्न में दिखा दिया, क्या होगा?
तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जी, और ज़्यादा कुछ गड़बड़ी करोगे तो पेनल्टी भी बाद में लग सकती है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। इसलिए सीए के सिलेबस में है ही नहीं ये चैप्टर, पहली बात। स्क्रैप कर दिया, फाइनल में भी नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। उसके बाद भी आपकी बुक में, इसलिए मैं करा रहा हूँ। रिलेवेंट नहीं है ये सिर्फ जो मैचिंग कॉन्सेप्ट हो रहा है, ये सब सिस्टम कर रहा है ऑटोमेटिक यार। द डुप्लीकेशन ऑफ क्लेम्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी कम्युनिकेट टू द रेसिपिएंट। कई बार डुप्लीकेट क्लेम्स होते हैं, वो भी हम रेसिपिएंट को कम्युनिकेट करेंगे। फर्दर द अमाउंट क्लेम्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज फाउंड टू बी इन एक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ सच डुप्लीकेशन, वो आउटपुट टैक्स में ऐड कर देंगे। पहले ही बता चुका, दोबारा डिटेल में चल रहा है तो दोबारा बता दिया। तो जिस महीने में डुप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रहा है उसी महीने के रिटर्न में ऐड कर देंगे। इसी के साथ जो हम लास्ट पेज पर आ गए और आपका जो है चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। चैप्टर इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। इनपुट टैक्स क्लेम इज हायर देन आउटपुट टैक्स फॉर टैक्स पीरियड इज डिक्लेयर्ड। आपका क्लेम इनपुट का ज़्यादा है और सामने वाले जो आउटपुट बता रहा है वो कम है। डिस्क्रिपेंसी जो है दोनों पार्टीज को इस केस में कम्युनिकेट करी जाएगी, और ये मैं पहले ही बता चुका, दोबारा से वही चीज़ें चल रही है। डिस्क्रिपेंसी जो कम्युनिकेट करी जाएगी, अगर उसे रेक्टिफाई नहीं किया गया तो उस केस में the tax amount involved will be added to the output tax liability of the recipient for the month succeeding the month in which discrepancy is communicated। भाई जब जो है सप्लायर को डिस्क्रिपेंसी बताई गई और उसने उसके बावजूद भी ऐड नहीं करा अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में, तो इसका मतलब उसने रिजेक्ट कर दिया, वो मान ही नहीं रहा है, डिस्क्रिपेंसी मान ही नहीं रहा है। तो अगर उसने मानने से मना कर दिया तो उस केस में रेसिपिएंट की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। गवर्नमेंट को इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसे ज़रा मुझे देखना पड़ेगा 17 तारीख क्या आ रही है, ज़रा आप इसको बुक से वेरीफाई करना, मैं ओपन करके भी आपको दिखा दूंगा। रेसिपिएंट शैल बी एलिजिबल टू रिड्यूस फ्रॉम द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी द अमाउंट एडिड, अगर सप्लायर उसे डिक्लेयर कर देता है अपनी वैलिड रिटर्न में, ड्यूरिंग विच सच ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स आर नॉट नोटिस्ड एंड इंटरेस्ट इज पेड एज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट। तो ये सप्लायर और रेसिपिएंट के आपस का मामला है, नहीं एग्री कर रहे, दोनों में विवाद चल रहा होगा, बाद में किसी ने एग्री कर लिया तो वो इंटरेस्ट के साथ पे करेगा, और अगर वो इंटरेस्ट के साथ पे करेगा तो आप उसका बेनिफिट फिर ले सकते हैं। पहले आपने क्लेम करा, फिर क्लेम रिजेक्ट हुआ तो आउटपुट में ऐड करा, इंटरेस्ट के साथ ऐड करा, फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया सप्लायर ने, तो फिर आपने फिर रिड्यूस करा। ये मैचिंग मिसमैचिंग का कॉन्सेप्ट है, ये मैचिंग मिसमैचिंग का कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट ऑन मिसमैच ट्रांजेक्शंस, जो रेसिपिएंट है डेफिनेटली उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट टिल द कॉरस्पॉन्डिंग एडिशंस आर मेड इन द रेसिपिएंट। जैसे रेसिपिएंट ने हमारे एग्जांपल में 1000 रुपये का जो है क्रेडिट लिया था, 500 ज़्यादा ले लिया था, तो जब क्रेडिट आपने ले लिया और जब फिर आप उसको फ्यूचर में ऐड करते हैं, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी रेक्टिफाई नहीं होती है, सामने वाला सप्लायर नहीं मानता है इसको, तो जब आपने क्रेडिट लिया और जब आप इसको ऐड कर रहे हैं उतने पीरियड का इंटरेस्ट ऐड होगा। अगर सप्लायर डिक्लेयर कर देता है वैलिड रिटर्न में बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, या फिर जो एनुअल रिटर्न फाइल होती है उससे पहले जो है करेक्शन कर ली जाती है। जैसे आप मंथ ऑन मंथ चल रहे हैं, मंथ ऑन मंथ में क्या होता है, दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम है, इश्यूज आ रहे हैं, मिसमैच हो रहा है, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था, आप दोनों विवाद में पड़े हुए हो, साल खत्म हो, साल की एनुअल रिटर्न जो है एक दोबारा से पूरे साल की रिटर्न जाती है, जो मैंने आपको बताया 31 दिसंबर जिसकी ड्यू डेट होती है, और सितंबर मंथ का जो भी आएगा उसका 20 अक्टूबर ड्यू डेट होती है। तो दोनों में से जो भी अर्लियर है उससे पहले अगर वो रेक्टिफाई कर लेता है तो रेसिपिएंट जो है एलिजिबल होगा कि वो अपनी आउटपुट टैक्स को रिड्यूस कर सकता है, जो भी ऐड किया उसे रिड्यूस कर सकता है, इंटरेस्ट भी रिफंड हो जाएगा। इन केस सच रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ही इज एंटाइटल्ड टू रिफंड ऑफ इंटरेस्ट पेड, जो मैंने बताया आपको। हाउएवर इंटरेस्ट जो है वो सप्लायर ने जो दिया उससे एक्सीड नहीं करेगा। काफ़ी बार रिपीटिशन हो गई है यहाँ पे, जो चीज़ मैंने ऊपर 1-2 पेज में बता दी है वही चीज़ें नीचे दोबारा आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक 17 तारीख आई थी जिसको देखना बहुत ज़रूरी है, ये क्या है, तो मैं आपका मटेरियल ओपन करता हूँ। मैचिंग रिवर्सल रिक्लेम, तो इसकी बात हम कर रहे थे। यहाँ पर हमने एक तारीख देखी 17, तो ज़रा इसको गौर से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और मटेरियल से ही कॉपी किया तो मैंने कुछ नया तो लिखा नहीं है इसमें। व्हेन डिस्क्रिपेंसीज कम्युनिकेटेड टू दी आउटवर्ड सप्लायर are not rectified by the supplier in a valid return for the month, the tax amount involved will be added to the output tax liability of the recipient। अगर वो करेक्ट नहीं करेगा तो रेसिपिएंट की लाइबिलिटी में हम ऐड करेंगे, यही बात यहाँ लिखी हुई है। अभी जो ब्रैकेट में बात है ये क्या है,
ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट बाय रिवीजन ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ इन विच द डिस्क्रिपेंसीज अकर्ड विद इन 17th। अब ये विद इन 17th क्या है? 17 तो तारीख हो गई ना, 17 तारीख तक। तो आप इसको डेट, इसको हटाकर देखिए, डेट को रीड मत करिए 17 तारीख को, क्योंकि उससे कंफ्यूजन होगी। सिर्फ ये देखिए कि सप्लायर ने जो है वैलिड रिटर्न में जो है उसे अपना एक्सेप्ट नहीं करा है, सप्लायर ने जो है रेक्टिफाई नहीं किया है, और इसीलिए जो रेसिपिएंट है उसकी लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसी के साथ जो है आपका पूरा का पूरा जो मटेरियल है हमने डिस्कस कर लिया है, और इसमें मैंने जैसे बताया कि 95% से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर्ड हैं, बातें कवर्ड हैं, एक्सप्लेनेशन कवर्ड है, और जिन्होंने वीडियो लेक्चर्स लिए हैं उन्हीं के लिए तो क्वेश्चन आंसर्स भी बुक के कवर्ड है। सीए के मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशन, सब क्वेश्चन, सब कुछ कवर कर दिए, एमसीक्यू टेस्ट दे दिया, सीएमए के वैल्यूएशन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए, बीच बीच में कुछ कुछ और एग्जांपल्स ले लिए, तो बहुत हो गया। अब आपका 95% ज़्यादा कवर हो गया, तो अब आपका फ़र्ज़ है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, वीडियो लेक्चर्स को देखें, और खुद से जो है बुक के क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करें। हमने भी कराएं, आप भी करें, डबल मेहनत करें, और एक आधा पास्ट ईयर ज़रूर कर लें पेपर से पहले। यही करना है अच्छे नंबर लाने के लिए, एग्जामिशन 90% लाने के लिए यही करना है, और समझ समझ के आपको पढ़ना है। बुक को बहुत कॉन्साइज बनाया है। अगर आप यहाँ देखेंगे अपनी सीएमए की बुक, तो करीब करीब 437 पेज पर तो मैं आ ही गया हूँ। अब अगर मैं 450 पेज को रिड्यूस कर आपको 116 पेज देता हूँ, तो क्या गलत किया मैंने? हाँ, क्वेश्चन आंसर्स कम है, वो आप अलग से ट्राई कर लेना। कॉन्सेप्ट तो सारे हैं, पेपर में तो आप यही पढ़ोगे ना कॉन्सेप्ट, तो वो सारे हैं, काम बन जाएगा आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी अहेड। टाटा, बाय बाय।